हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अनुसूचित जनजातियों की समस्या। क्या आपने अनुसूचित जनजातियों के बारे में सुना है? अनुसूचित जनजाति वो हैं जो हमारे समाज की जाति व्यवस्था से बाहर है। वो पहाड़ों पे हो सकते हैं, जंगलों में हो सकते हैं, तटीय गांव, मरुस्थल स्थानों और टापुओं में मिलते हैं। उनकी स्वयं की संस्कृति और सामाजिक संगठन होता है। किसी जमाने में उनकी राजनीतिक व्यवस्था भी होती थी और समय के बदलाव के साथ इन समूहों ने कुछ ने हिंदू, इस्लाम, ईसाई धर्म को भी अपना लिया है। आदिवासी कला, नृत्य और कारीगरी का अपना एक विशेष स्थान बना रखे हैं। आदिवासी लोगों में बहुविवाह और एकल विवाह की परंपरा सदैव बनी रही है। कुछ आदिवासी जो है बहुपति विवाह भी मानते हैं। इन आदिवासियों में टोडा और खासा जनसर बाबर में भी पाए जाते हैं। सामान्यतः आदिवासी समाजों में फिर स्थानीय विवाह अधिक होते हैं, लेकिन मात्र स्थानीय विवाह का प्रचलन भी उसमें है। मात्र स्थानीय परिवार में खासी, जयंतिया और गारो है। इन आदिवासियों की जो है परंपरागत अर्थव्यवस्था और फल इकट्ठा करना, शिकार करना, मछली को मारना और कृषि करना, ये सारे के सारे उनके खास व्यवसाय होते थे। वो जंगलों से फल इकट्ठा किया करते थे, जंगलों में शिकार करते थे और वहाँ पर अगर पानी के स्रोत होता था तो इससे जो है मछली को पकड़ा किया करते थे। मछली पकड़ना उनका सबसे प्रमुख व्यवसाय में से माना जाता है। उसके पश्चात उन्होंने कृषि करना भी सीख लिया था। उनकी साप्ताहिक बाजार यानी हट होते थे। इससे पहले उनमें वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी, यानी पहले के समय में उनमें जो है पैसा नाम की, मुद्रा नाम की कोई भी चीज़ प्रचलित नहीं थी। वो वस्तु विनिमय से ही अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन आज भी उनमें थोड़ा बहुत विनिमय हो रहा है। आदिवासियों की जो है अर्थव्यवस्था जो उपरांत की होती है, मुनाफे की नहीं। यानी वो लोग जो भी कमाते हैं जीवन को जीने के लिए कमाते हैं। वो कभी भी पैसे को जो है सेव करके नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है जो आज है वो आज है, जो कल होगा वो कल पे देखा जाएगा। तो इसीलिए वो कभी मुनाफा नहीं करते और कभी भी पैसे को संग्रहित करके नहीं रखते हैं। इसलिए उसमें जो है कभी भी संघर्ष की भावना कभी नहीं देखी गई। हमारे देश में लगभग कहते हैं 461 अनुसूचित जनजाति हैं। इस समूह में जो है 75 ऐसे समूह हैं जिनकी पहचान आदिम जनजाति समूह के रूप में की जा रही है। इनकी इस समूहों के रूप में पहचान इसलिए होती है क्योंकि इनकी संख्या कम है, इनमें साक्षरता का प्रतिशत कम है और इनकी कृषि तकनीकी बहुत ही सामान्य है। हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति कोई 8% के लगभग होगा। यानी देखा जाए तो हमारे समाज में इनकी जो है संख्या बहुत है। 461 जनजाति होना कोई आम बात नहीं है और इसमें से 75 जो है जनजाति की पहचान भी की गई है। तो कहा जाए तो हमारे देश में जो इनकी जनसंख्या है वो 8% के लगभग है, जो कि बहुत ही अधिक दिखा रही है। आज अधिकांश अनुसूचित जनजाति आदिवासी धर्म को ही मानते हैं, यानी वो आदिवासी धर्म जीवन की अपना बिताना पसंद करते हैं। उनमें ऐसे समूह भी हैं जो हिंदू, बौद्ध, इस्लाम और ईसाई धर्म के अनुयायी बन चुके हैं। लेकिन ये जो थे प्रचार के कारण ही ये काफ़ी धर्म भी अपना चुके हैं। अन्य धर्मों का अपनाने के कारण इन आदिवासियों में आदिवासी रीति रिवाज, परंपरा, त्यौहार, कला, नृत्य आदि को जिन्होंने छोड़ दिया है, जो कि उनका पुराना हुआ करता था। कई आदिवासियों के जो है रिवाज आज लुप्त हो गए हैं। उदाहरण के लिए अखड़ा, युवा गृह जैसी संस्थाएं दिखाई नहीं पड़ती है। अब तो आदिवासी लड़कियों के गैर आदिवासी लड़कों के साथ विवाह हो रहे हैं, जैसे कि आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, जहाँ पर लड़की जो है आदिवासी होती है, लड़के जो होते हैं शहर के वो रहने वाला होता है। परिणाम स्वरूप इनकी पहचान की जो है समस्या गंभीर होती चली जा रही है। आज हमें समझ नहीं आता कौन जनजाति है, कौन आदिवासी, कौन शहरी है। इसके अतिरिक्त संस्कृति, संपर्क जो है, औद्योगिकरण आदि के कारण जो है आदिवासी जीवन पद्धति काफ़ी कमज़ोर पड़ती चली जा रही है। ये आदिवासी अपने क्षेत्र में स्वायत्ता के साथ स्थानीय लोगों के जो है रोजगार की मांग भी कर रहे हैं। यानी अपना जीवन यापन करने के लिए कई व्यक्ति जो है रोजगार के अवसर की भी तलाश में रहते हैं और रोजगार करके अपने जो है अपने परिवार का जीवन को पालन पोषण करते हैं। कहते हैं अगर हम देखें इनकी समस्याओं में तो सबसे पहले तो यही आता है जंगल से जुड़ी समस्याएं। जंगल में जहां आदिवासी पहले रहते थे वो शिकार किया करते थे, कारीगरों के काम करते थे। यहाँ आज आदिवासी जंगल से कुछ बना नहीं सकते हैं। आज जंगल में कोई आदिवासी रहते नहीं है, परंतु वे जंगल की लकड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जंगल में आर्थिक गतिविधियां भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज सब कुछ बदल चुका है। आज जहां पर जंगलों में उनका राज हुआ करता था, आज वहां पर बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगा दी गई है, बड़े बड़े
पर्यटक स्थल बना दिया गया है, बड़े बड़े डैम बना दी गई है, जिसकी वजह से उनका जीवन जो है, रहने का जो प्राकृतिक आवास था वो तहस नहस हो गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है कृषि की समस्याएं। कहते कुछ आदिवासी जो खेती करते थे उन्हें कृषि संबंधी आदिवासी कहते थे। ये आदिवासी हैं ओराव, मुंडा, ओ, स्थल आदि। आदिवासियों की कृषि भूमि पहाड़ी जंगलों और तलहटियों में पाई जाती थी। वे जिस भूमि में खेती बाड़ी करते थे वो पहाड़ी जमीन हुआ करती थी। पहाड़ी जमीन को जोतने के तरीके अलग हुआ करते थे। पहाड़ी क्षेत्र में सिंचाई की निश्चित सुविधाएं नहीं होती थी और इस भांति कृषि कार्य लोगों के पूरे वर्ष के लिए रोजगार नहीं देता था। आदिवासी जो होते थे साल भर कृषि द्वारा पैदाइश नहीं किया जाता था, यानी जो कहते हैं कि कृषि में साल भर के लिए जो वो भोजन होता था वो उनसे पैदा नहीं होती थी। कृषि फसलें कई बार जंगली जानवरों द्वारा नष्ट भी कर दी जाती थी और हमारे देश में गोंड, भील, जीना, स्थल और गौरव, मुंडा बहुसंख्यक प्रभावी जनजाति भी है। तो कहते हैं वो हर तरह की कृषि करते थे लेकिन फिर भी उससे उनको वो समस्याएं दूर नहीं होती थी जिसके से वो ग्रसित थे। तो कहते हैं उनके बहुत से पैदावार होते थे वो नहीं हो पाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन नष्ट तहस नहस सा हो गया था। अनुसूचित जनजाति होने के कारण आदिवासियों को विशेष लाभ भी मिलते हैं। ये विशेष लाभ आदिवासी जो है योजनाओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। कहते हैं आज भारत सरकार ने हर तरह से जो है अनुसूचित जनजातियों को जो है लाभ पहुंचाने की कोशिश किया गया है। उनको कई जगह पर जो है लाभांतरित किया जाता है। तो ये आज की समस्या तो कुछ हद तक सरकार के द्वारा किया गया ठीक भी है। कहते हैं अनुसूचित जनजाति हिमाचल के क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत में मिलते हैं। आधे से अधिक आदिवासी जनसंख्या देश के मध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन मध्य क्षेत्रों में जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल है, जहां पर जो है जनजाति संख्याओं की भरमार है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और केंद्र शासित क्षेत्रों में कोई आदिवासी नहीं रहते हैं क्योंकि ये विकसित शहर है और शहरी क्षेत्र में इनके लिए जो है कुछ भी अवसर नहीं मिल पाता है। 6 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात और जो है राजस्थान में प्रत्येक राज्य में 50 लाख आदिवासी लोग जो है निवास कर रहे हैं। 50 लाख कम नहीं होता है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से जोड़कर आदिवासियों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, यानी ये लोग जो होते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए काफ़ी मात्रा में जो है इकट्ठा भी रह सकते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भूमि अलग गांव। देखिए ब्रिटिश सरकार के लेकर आदिवासियों की भूमि को रेल, आवासीय और बस्ती, बाजार और अस्पताल आदि के लिए लिया जाता रहा है। कहते हैं बाहरी लोगों ने आदिवासियों की ज़मीन को जब चाह तब खरीदा है। इस बात आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासियों के हाथ में चले जा गए हैं और जिसकी वजह से उनका जो है आवाज़ जो प्राकृतिक रूप में हुआ करता था वो तहस नहस हो गया है। अगर हम देखें ऋणग्रस्त और बंधुआ मजदूर, जिसके विषय में हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है कि दिहाड़ी के रकम से भी आदिवासी परिवार अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन एक मजदूरी की हैसियत से उन्हें साल भर रोजगार नहीं मिलता है। परिणाम स्वरूप वे अपना जीवन यापन ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। उन्हें महाजनों से उच्च ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। जब वो आदिवासी ऋण चुकाने में असफल रहते हैं तो उनको बंधुआ मजदूर बना के वहाँ पर रखा जाता है और फिर उनका शोषण किया जाता है। कहते हैं कि जो ऋण वो लेते हैं वो जीवन पर्याप्त कभी भी ख़त्म नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको बंधुआ मजदूर बन के कई पीढ़ी जो है वहाँ पर ही रहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष स्वास्थ्य और पोषण की समस्या। कहते हैं जब अनुसूचित जनजातियों को शिकार और पोषण नहीं मिलता है तो वह परिवार के सदस्य के साथ ठीक तरह से नहीं रह पाते हैं। ऐसी अवस्था में वो आदिवासी भूखमरी की अवस्था में पहुंच जाते हैं। जिस पर्यावरण में रहते हैं वो भी जो है अस्वास्थ्यप्रद होते हैं, यानी वो जो है बहुत ही गंदे होते हैं। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी काफ़ी पड़ता है। यहाँ के लोग अपनी बीमारी को दूर करने के लिए ओझाओं की सहायता लेते हैं। पर्याप्त धन के अभाव में वो अस्पतालों में अपना इलाज नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं ओझा के पास जाना, जादूगर के पास जाना और झाड़ फूँक से अपने आप को ठीक करना कदाचित उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है और कई व्यक्ति जो है इसके वजह से अपना जान भी गंवा बैठते हैं। तो ये उनके जीवन और पोषण की समस्याओं का सबसे बड़ा गंभीर समस्या के रूप में खड़ी है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है संचार का अभाव। कहते हैं आदिवासी दूर दराज क्षेत्रों में तो रहते ही हैं, इसलिए सबसे बड़ी समस्या अपनी बात दूर तक पहुंचाने की होती है। आदिवासियों को स्वयं के कल्याण की जानकारी उन्हें नहीं होती है। वो इस बात से अपरिचित रहते हैं कि उनके लिए
कौन से कार्यक्रम लाभदायक होगा, क्योंकि वो जो है संचार माध्यम से अभी भी नहीं जुड़े हैं। कहते हैं भारत इतना आधुनिक हो गया फिर भी वो आधुनिक जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। उसके पश्चात स्थानांतरण के अभाव। कहते हैं आदिवासियों को अपने ही राज्य में और राज्य से बाहर काम करने की समस्या होती है। जब वो शहर में काम करने जाते हैं तब ईंट के भट्टे, छोटे उद्योग और दिहाड़ी पर काम करते हैं। स्थानांतरित श्रमिक की तरह वो उन्हें दबाया भी जाता है, उनका शोषण भी किया जाता है और न्यूनतम दिहाड़ी अधिनियम के अनुसार उन्हें पगार भी नहीं मिलती है। उन्हें नियम के विरुद्ध लंबे समय तक काम करना भी पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है उनके जीवन के लिए। कहते हैं आज तो आम हो गया है कि लोग, बड़े बड़े लोग जो होते हैं मजदूरों से काम करवा लेते हैं, लेकिन कहते हैं समय से रहते उसको पैसा भी प्राप्त नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका जीवन तड़ से बेहतर बन जाता है, जिसके जीवन जो है उनके दुखदायक बन जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज का है, जो कि उच्च वर्ग द्वारा दिया जाता है। वो लोगों से काम तो करवा लेते हैं लेकिन समय पर जो है उनका पैसा नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनका जीवन बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है शिक्षा का अभाव। देखिए सबसे बड़ा कारण, मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि शिक्षा का अभाव बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है किसी भी जनजाति या किसी भी जाति के लिए। कहते हैं इवन अगर अच्छा जाति से भी आप बिलोंग करते हो, अगर आपने शिक्षा प्राप्त नहीं किया है तो आप भी जो है जनजाति के जैसे ही बन जाओगे। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी परिवार को अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। उनके लिए शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण जो है रोटी का जुगाड़ करना, ठीक है, यानी शिक्षा से अधिक इम्पोर्टेंट उनका होता है रोटी का जुगाड़ करना। इसलिए आपने देखा भी होगा जो बंजारे के बच्चे होते हैं वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे होते हैं, वो कर्तव्य और तमाशा दिखा के जो है अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। ये लोग आपको आए जगह मिल जाएंगे, आए जगह आपको देखने को मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं सरकार ने उनके लिए आश्रम स्कूल खोले हैं, लेकिन वे इन स्कूलों में अपने बच्चों को भर्ती नहीं करवा सकते हैं। इन स्कूली बच्चों को अपने घर में ही काम करना पड़ता है और इस तरह वो स्कूल में पढ़ नहीं सकते हैं। इन परिवारों में स्त्री अशिक्षित बहुत अधिक होती है। धर्मांतरित आदिवासियों में साक्षरता और शिक्षा धर्मांतरित परिवारों की तुलना में सबसे अधिक होता है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी विडंबना है कि ये लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए अग्रसर नहीं होते हैं। सारे के सारे जो उनके बाल बच्चे होते हैं उनके काम में लगे रहते हैं और इससे उनका जीवन यापन भी होता रहता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आदिवासियों का विस्थापन। कहते हैं कई औद्योगिक शहर जैसे कि रांची, बोकारो, जसमेतपुर, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला आदि के बसाने के लिए आदिवासियों से उनकी ज़मीन लेकर उन्हें विस्थापित कर दिया गया है। उन्हें केवल निवास के लिए मुआवजे के रूप में पैसा दिया गया है। उनकी परिणाम भी सही नहीं निकला है। कुछ परिवार समाप्त हो गए तो कुछ दुखी जीवन बिता रहे हैं। तो कहते हैं सरकार के द्वारा बेशक रूल रेगुलेशन बनाई गई है, लेकिन अगर वास्तविकता आप जाके वहाँ देखोगे तो उनसे यही सुनोगे कि सरकार द्वारा जो भी लाभ दिया गया है उन तक कोई भी लाभ नहीं पहुँचा। इन कारणों से क्या हुआ, कई तो अपना जीवन का जो है गवा बैठे हैं और किसी अभी भी जो वहाँ पर परिवार रह रहा है वो दुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत विडंबना है कि बहुत से कार्य के लिए सरकार की तरफ से पैसा इशू की जाती है, लेकिन वो जो है लाभार्थियों तक कभी नहीं पहुँच पाता है। ये बड़े बड़े मिनिस्टर और बड़े बड़े मंत्रियों के जेब में ही ठहर जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पहचान की समस्या। कहते हैं ब्रिटिश युग से लेकर आदिवासी अपनी पहचान के लिए चेत रहे हैं। उन्होंने जागीरदारों, जमींदारों और ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन भी चलाए हैं। बिहार का छोटा नागपुर में जो है मलेर आंदोलन हुई थी, जो 1770 के दशक में हुआ था। उसके बाद हो आंदोलन भी हुआ था जो 1821 के अंतर्गत हुआ था। ग्रेट कोल आंदोलन जो 1831 में भी हुआ था, जो कि आदिवासी द्वारा किया गया था। संथाल आंदोलन हुआ जो 1855 में हुआ था और आज़ादी के लड़ाई 1857 में आदिवासियों ने आंदोलन में भाग लिया था। तो कहते हैं पहचान को बचाने के लिए उन्हें हर तरह के आंदोलन किया, लेकिन इनकी आंदोलन जो है कभी भी रंग नहीं लाई, जिसकी वजह से आज भी इनको जो है शोषित किया जाता है। कहते हैं जब तक सरकार रूल रेगुलेशन सही नहीं लगाएगी, जब तक इन पे सही ध्यान नहीं दिया जाएगा, इनका जीवन जो है इसी प्रकार बीतता ही रहेगा। इसके लिए सरकार को जो है हर तरह के रूल रेगुलेशन लागू करना चाहिए, लेकिन रूल रेगुलेशन सिर्फ किताबी बात ना हो, इनके जीवन में भी उस रूल रेगुलेशन को लाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और उनको ये भी विश्वास दिलाना होगा कि वो भारत के नागरिक हैं और उनको शिक्षित होना और देश के लिए जो है अपना योगदान देना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे आपको भी जो है तिरपान स्टडी सेंटर के लिए कुछ योगदान देने की
आवश्यकता है। जैसे कि जितना हो सके ये वीडियो जो है दूसरे बच्चों तक शेयर भी करना है और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि बच्चे सब्सक्राइब करके नहीं रखते हैं तो उनको जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा और ये चैनल भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर नया है, तो अगर आप त्रिपाण लिखोगे तो वो त्रिपुरा कर देगा, जिसकी वजह से आप जो इस वीडियो का जो है लाभ नहीं उठा पाओगे। तो जितना हो सके दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर करो, ठीक है। अगर पहली बार देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सेव कर लीजिए, और सेव करने से आपको जो होगा समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि जब तक मेरा पूरा सिलेबस खत्म नहीं होगा आपको वीडियो मिलता ही रहेगा। क्योंकि अगर सिलेबस नहीं खत्म होगा तो आपको जो है आगे वीडियो नहीं रहेगा, तो ये आपके लिए जो होगा नुकसानदायक रहेगा। इसलिए जो है आपको वीडियो बहुत ही जल्द सारे प्राप्त होंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप सब्सक्राइब भी करोगे और वीडियो शेयर भी करोगे, हम अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे।